Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome to all of you in second lecture, or you can say the third lecture of IoT. As we have two parts of lecture number one, which I have provided you before. Now I am recorded lecture number three. The topic of this lecture is the architecture of IoT. So we discussed the architecture of IoT. It can be divided into three layers: perception layer, network layer, and application layer. First of all, we talk about perception layer, that what is the working of this layer. It collects the real world information and recognize it. यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे सेंसर्स या ऐसी चीजें जो कि बिल्कुल बेस पर हैं और वो हमारे दे विल हेल्प अस टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, तो वो सब इंस्ट्रूमेंट या वो सब डिवाइसेस हमारी परसेप्शन लेयर में काउंट होंगी. द की कंपोनेंट्स ऑफ परसेप्शन लेयर आर सेंसर्स, आरएफआईडी रीडर्स, कैमरा, सेंसर नेटवर्क एंड गेटवेज. ये तमाम वो चीजें हैं जो कि हेल्प करती है हमारी इंफॉर्मेशन को गैदर करने में. फिर इंफॉर्मेशन को कहाँ कन्वर्ट करना है, कैसे पास करना है, वो एक अलग मैटर है. बट इट नीड्स मोर इम्प्रूवमेंट फॉर बेटर कम्युनिकेशन. मैनी सिक्योरिटी इश्यूज लाइक एक्सटर्नल अटैक्स. अब इनके अंदर इश्यूज ये हैं कि एक्सटर्नल अटैक्स के जरिए वो डाटा कोई और अपने सर्वर के ऊपर मंगवा ले, हमारे पास से वो डाटा लीक हो जाए, तो ये एक्सटर्नल अटैक्स कहलाते हैं. ऑथेंटिकेशन के वो जो डाटा रीच कि वो जो डाटा रिसीव हुआ है, क्या वो सॉरी जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, क्या वो अ, हमको ही रिसीव हो रहा है या और भी कहीं वो डाटा सेंड हो रहा है. कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी हैज बीन फेसिंग बाय इट. इट हैज लिमिटेड स्टोरेज एंड पावर कैपेसिटी. और ये जो परसेप्शन लेयर होती है, इसकी स्टोरेज लिमिटेड होती है, बैटरी वगैरह, पावर कैपेसिटी, ये सब बहुत लिमिटेड है. और ये नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा कह लें कि डिवेलप सेटअप हो. ऐसे जो साथ में ये नाम लिखे हुए आ रहे हैं, अगर कोई डिटेल में स्टडी करना चाहे तो ये पेपर्स के नाम होते हैं रेफरेंस के, जहाँ से ये डाटा लिया गया है, रिसर्च पेपर्स के. Remote administration IoT emphasizes on effective data collection to provide quality of service. So it should provide better administration on sensors, tags, gateways and extra. यानी कि इन तमाम now low cost. To apply IoT on large scale, the low cost infrastructure is most demanded. सबसे पहले क्या है कि IoT को जब हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो सबकी यही ख्वाहिश होती है कि लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए. अभी आप डिफरेंट इसके एप्लीकेशन देख सकते हैं. मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस की थी कि हम IoT कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अगर आप अपनी वैन सर्विस की बात करें, तो आप वहाँ पॉइंट में भी किसी तरीके से कोई चीज़ आपको रिकॉर्ड करनी है कि डाटा कितने स्टूडेंट्स पॉइंट में आ गए हैं, क्या बस फुल है या नहीं है, अगर है जो भी स्टेटस है कि गाड़ी आपकी जाने वाली है या नहीं जाने वाली, तो आपके स्टूडेंट्स के मोबाइल के अंदर ऐप होनी चाहिए, उनको पता चल जाए कि आपका जो रिस्पेक्टिव पॉइंट है वो स्टेज यहाँ पे पहुंच गया है और अभी इसकी कितनी सीट्स फिल हैं. कोई कैमरा इस तरह का लग जाए जिसकी जो है मॉनिटरिंग एप्लीकेशन के थ्रू हर किसी के मोबाइल पे शो हो रही हो इस तरह से. वैसे ये एक सही बात नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ कि इस तरह से कोई भी किसी भी पर्पज के लिए आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. नेटवर्क लेयर, इट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स दैट प्रोवाइड कॉमन सर्विस. नेटवर्क लेयर में क्या है, अब वो तो हमने पढ़ ली परसेप्शन लेयर. परसेप्शन लेयर में आपने माइंड में कर लिया कि जितने भी कस्टमर है इनके ऊपर चीजें होंगी, लाइक कैमरा इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है या सेंसर इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, या किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं आप, दरवाजा आपके पास खुद ब खुद ओपन हो जाता है, तो कोई RFID सेंसर वहां लगा होता है जो कि इंडिकेट करता है कि एक कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट इसके पास खड़ा है और इसको अंदर आना है, तो वो दरवाजे को ओपन कर देता है. Network layer, it is the infrastructure of Internet of Things that provide common services. It transfers information in a long distance. Network layer का काम क्या है, अब इसका यहाँ से असल काम शुरू होता है. वो तो आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दी, इंफॉर्मेशन गैदर कर दी, लेकिन इंफॉर्मेशन को सही जगह पे पहुंचाने का काम किसका है, नेटवर्क लेयर का है. It intelligently process massive information. It is the interface between perception and application layer. वैसे तो इसकी 5 layers होती है, हम 3 layers को जरा ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं. परसेप्शन हमने पढ़ ली, उसके बाद आती है एप्लीकेशन लेयर और उसके दरमियान
कौन में है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम क्या है, एप्लीकेशन लेयर तक हमारे डेटा को पहुंचाना। किस नेटवर्क के थ्रू बचाएगी, क्या आप 4G डाटा यूज कर रहे हैं, या आप GPRS सिस्टम यूज कर रहे हैं, या आप ZigBee यूज कर रहे हैं, या वाईफाई यूज कर रहे हैं, लैन यूज कर रहे हैं। ये सब चीजें किसके अंदर तय होती है, नेटवर्क लेयर के अंदर तय होती है, और ये डिपेंड करती है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर कोई ऐसी चीज जगह है जहाँ पे हम लैन सर्विस यूज करना चाहें, आपके पास लाइट वगैरह का, कनेक्टिविटी का भी कोई इशू नहीं है, वायरिंग का भी कोई इशू नहीं है, तो आप लैन के थ्रू भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर डाटा ट्रांसफर करना है और फ्लोर वाइज करना है, तो आप वाईफाई भी यूज कर सकते हैं और लिमिटेड रेंज तक कर सकते हैं। लेकिन वाईफाई यूज ज़्यादा दूर तक पहुंचाना है तो फिर आपको केबल यूज करनी पड़ेगी। इट ऑल्सो हैज सम की प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी सॉल्व फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन। कोई भी चीज, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और वो ग्रेजुअली उसको सॉल्व किया जा रहा होता है, और उसको इस मैटर्स को देख के उसके अंदर कोई ना कोई प्रमोशन, तरक्की हो रही होती है, हमें चीजों के सॉल्यूशंस मिल रहे होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन कम्युनिकेशन एट लो कॉस्ट, साइड टू साइड, ये इसके वो बता रहे हैं बेटर इंफॉर्मेशन डिलीवरी की क्या क्या की प्रॉब्लम्स है हमारे पास नेटवर्क लेयर के अंदर। अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन कम्युनिकेशन एट लो कॉस्ट, यानी लो कॉस्ट के ऊपर मशीन की कम्युनिकेशन करवाना, ये थोड़ा एक टिपिकल टास्क है। साइड टू साइड सेफ्टी फॉर ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन, अच्छा जी, ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन तो कर रहे हैं, लेकिन साइड टू साइड सेफ्टी भी जरूरी है। अच्छा, आपके पास एक होमवर्क का क्वेश्चन में नोट करवा रही हूँ, उसमें आपने क्या करना है, नेटवर्क लेयर में आने वाली प्रॉब्लम्स आईओटी के बैकग्राउंड में, नेटवर्क लेयर तो फिर वो नेटवर्किंग में भी यूज हो रही है और जगह भी यूज हो रही है। आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि आपको देखना है कि आईओटी के बैकग्राउंड को देखते हुए कौन कौन सी की प्रॉब्लम्स हैं जो कि नेटवर्क लेयर में हमें फेस करनी होती है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, असाइनमेंट हमारा तो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन आप देख लें और इस क्वेश्चन को करें सॉल्व। व्हाट आर दी की प्रॉब्लम्स in network layer of IoT। आपको कोई डिटेल आंसर नहीं मिलता तो आप जो है, जो की प्रॉब्लम्स का जिक्र यहाँ पे किया गया है डॉक्यूमेंट के अंदर, आप उसी का नाम जो है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, जो प्रॉब्लम्स का जिक्र यहाँ किया गया है, आप जो है उनका नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं और इन्हीं चारों पांच प्रॉब्लम्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। नेटवर्क लेयर की इसके अंदर इतनी एक्सप्लेनेशन थी। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्वर लेयर। सारा डाटा जहाँ जाके जमा हो रहा है और जहाँ से हमें उसका रिस्पॉन्स शो हो रहा है वो कहलाती है एप्लीकेशन लेयर। दिस लेयर फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IoT यूजर्स। इट की its key components are application and administrative protocol set up the connection between user and IoT, or some common issues of this layer: access control, information disclosure, data privacy. In implementation of any IoT network, data privacy प्रोटेक्शन इज वेरी नेसेसरी। जब भी आप कोई IoT का सेटअप कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो मेन पार्ट होगा वो क्या है, डाटा की प्राइवेसी। जो डाटा आप, ये जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हैं वो कहीं और ट्रांसफर ना हो। above issues need to be resolved in this layer. Hackers can easily हैक पासवर्ड, अच्छा जी, एप्लीकेशन लेयर्स पे हैकर्स अटैक करते हैं, वहाँ का पासवर्ड लेने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी प्राइवेसी जो है वो खत्म हो और इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। डाटा इंजेक्शन अटैक इज अनदर की इशू ऑफ दिस लेयर। तो आपने अलग अलग रखना है कि एप्लीकेशन लेयर से क्या इश्यूज हैं और नेटवर्क लेयर के क्या इशू है। हमारे असाइनमेंट का समझ में एक और क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया है। व्हाट आर दी की इश्यूज ऑफ, कौन सी लेयर थी, एप्लीकेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डेटा इंजेक्शन अटैक वर्क्स। एक छोटी सी डायग्राम बनाई थी, इसके अंदर बताया एप्लीकेशन लेयर के अंदर एग्रीकल्चर, मॉनिटरिंग, हॉस्पिटल, जो जो आपने एप्लीकेशन
हमने पढ़ी थी ना सेकंड लेक्चर के अंदर, वही समझ लें हमारी एप्लीकेशन लेयर है कि ये सब चीजें होती है। स्मार्ट रेस्टोरेंट्स हैं, स्मार्ट होम्स हैं, आप चाहते हैं आप घर में मौजूद ना हो लेकिन आपके इन्वायरमेंट में या डे टाइमिंग्स में और डे नाइट टाइम्स में जो चेंजिंग आ रही है, आपका रूम या आपका जो घर है वो उस हिसाब से रन हो। यानी कि आप सुबह ऑफिस के लिए निकल गए और आप लेट नाइट घर आते हैं, तो उस दौरान दिन में तमाम लाइट्स और फैंस ऑफ रहें, लेकिन जब मगरिब का टाइम होना शुरू, अंधेरा होना शुरू, तो घर की एक दो लाइट्स ओपन हो जाएं। अगर कोई बहुत ज्यादा हवा और डस्ट इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाती है, तो आपके कर्टन्स जो हैं वो ओपन हो जाएं या आपकी विंडोज क्लोज हो जाएं। उसके लिए हमें जो है वो कोई जादू तो होगा नहीं कि खुद ब खुद ओपन और क्लोज हो जाएंगे। ऑब्वियसली वहां पे हमें कुछ सेंसर्स लगाने होंगे, कुछ सर्वो मोटर्स लगानी होंगी जो विंडो को मूव करवा सकें। सेंसर या कैमरास जो हैं वो गैदर करेंगे इंफॉर्मेशन मौसम के चेंजिंग होने का, या अंधेरा हो गया है तो अब ये करना है, लाइटनिंग और डार्कनिंग, इस तरह से उसको मैच करके फिर काम करेगा। अच्छा, एग्रीकल्चर में हमारे पास आईओटी का क्या काम है? एग्रीकल्चर में वो आईओटी के जरिए हम ये भी मालूम कर सकते हैं जमीन में ह्यूमिडिटी कितनी है, फसलों को कितने पानी की जरूरत है नहीं है, सैलाब वगैरह आने का अगर खतरा है तो कितनी दूर है, या कोई तूफानी बारिश होने वाली है तो क्या असरात हैं आसमान पे बारिश के। उन सब चीजों को कैप्चर करना ताकि लोग या किसान जो है वो एहतियाती तदाबीर पहले से कर सके। नेटवर्क लेयर के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 2G 3G 4G क्या यूज करना है, लैन यूज करना है, वाईफाई यूज करना है, सारी नेटवर्क लेयर के अंदर आता है। परसेप्शन लेयर यानी वो लेयर जो कि डायरेक्टली कस्टमर से लिंक करती है, जो इम्प्लीमेंट करवाए। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई कंपनी है, कोई इस तरह का सेटअप है कि आप आईओटी की इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं, तो जो कस्टमर को तो आप सब चीजें नहीं बताएंगे, बल्कि कस्टमर को आप जो है एक एप्लीकेशन देंगे या एक सेंसर्स या कैमरास उसके घर में इम्प्लांट करेंगे, तो सारी चीजें परसेप्शन लेयर में इंक्लूड होगी। ये 3 लेयर्स ऑफ आईओटी का आर्किटेक्चर कहलाता है। इसी तरह से मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूँ, 5 लेयर्स ऑफ आईओटी, इसकी जो है स्ट्रक्चरल डायग्राम बना दे। इसमें होगा क्या, इसी टाइप की डायग्राम होगी, कोई भी खुल सकती है नेट के ऊपर। 2 लेयर्स और होंगी, वो 2 लेयर्स कौन सी, उनके नाम लिखने हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। 5 लेयर आईओटी के आर्किटेक्चर की डायग्राम बनानी है, और वो 2 लेयर्स जो कि हमारे नोट्स में इंक्लूड नहीं है, इन तीनों के अलावा जो 2 लेयर्स है उन दो को एक्सप्लेन करना है। 2-2 लाइनों के अंदर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन वी हैव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ऑफ आईओटी, जो अब ये यूज होगा सब चीजें। तो इसकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होगी? शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, कितनी रेंज के ऊपर कौन सी टेक्नोलॉजी आपकी वर्क करेगी, उसको हम देख लेते हैं। द मेजर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज दैट कैन बी यूटिलाइज, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज एंड लॉन्ग रेंज। जिगबी, ये शॉर्ट रेंज की हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही सेटअप है जो आपको घर के अंदर ही यूज करना है, एक ही फ्लोर के ऊपर यूज करना है, तो उसके अंदर आपको कोई बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन रेंज की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप जिग्बी को यूज करते हैं। जिग्बी इज द लेटेस्ट, ये उस टाइम जिस टाइम बुक लिखी गई है उस टाइम का लेटेस्ट है, अभी का लेटेस्ट नहीं है। एडवांस वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी आपको जो है मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर डाटा ट्रांसफर कर सकता है। बीइंग बिल्ड इनटू मिलियंस ऑफ होम ऑटोमेशन एंड स्मार्ट एनर्जी डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड, लाइट्स, थर्मोस्टेट, अलार्म्स, फ्रिजेस, डोर्स, अप्लायंसेस, इस तरह की स्मार्ट होम्स की चीजें या किसी शॉप के ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लेकिन आप वहीं पे मौजूद है, कहीं दूर आप नहीं है, तो आप वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू इससे फायदा उठा सकते हैं। द टेक्नोलॉजी इज इंटेंडेड टू बी सिंपलर एंड चीपर देन अदर डब्ल्यूपेन्स। ये क्या होता है? वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, सच एज ब्लूटूथ। ब्लूटूथ भी ऐसी होता है ना, बहुत शॉर्ट रेंज में आप यूज कर रहे होते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हैं डाटा, तो जिगबी भी इतनी ही शॉर्ट रेंज पे यूज होता है। जिगबी इज टारगेटेड एट रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस व्हिच रिक्वायर अ लो डाटा रेट, ज्यादा डाटा रेट भी ना चाहिए, हल्का कम रेंज का कम डाटा आपको सेंड करना। बैटरी लाइफ, सिक्योर नेटवर्क,
It operates is in unlicensed band including 2.4 GHz, 900 MHz और ये सब। ZigBee requires 20 to 60 मिलीवॉट पावर। इसके लिए कोई बहुत हाई फाई बैटरी भी नहीं चाहिए, इतनी कम मिलीवॉट पावर की आपको एक छोटी सी बैटरी, जैसे खिलौनों वगैरह में लगी हुई होती है इस तरह की बैटरी आपको नीडेड है। IEEE के स्टैंडर्ड ये फॉलो हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का चार्ट है, डाटा ट्रांसफर रेट है, पावर कंजप्शन कितनी है 20 to 60 मिलीवॉट है, और रेंज इसकी है 10 to 100 मीटर। इतनी रेंज के अंदर ये डाटा आपका ट्रांसफर करवा देगा। तो ये आपको सब चीजें याद होनी चाहिए। कॉलम वाइज से कंपैरिजन आ सकता है कि डिफरेंट जो आपके पास वायरलेस टेक्नोलॉजीज है उनका कंपैरिजन है, और मैं टेबल बना दूं, टेबल में खाली ये हेडिंग्स डाल दूं, इनके आगे का आपको फिल करना हो। RF links. The radio frequency RFID technology has been initially introduced for identifying and tracking objects. घर में अक्सर चीजें खो जाती है, मैं तो कहती हूँ घर में स्पेशली हमारे जो सबसे ज्यादा खोती है वो होती है चाबी। कभी बाइक की चाबी खो गई, और कभी किसी और चीज की चाबी खो गई, चाबी नहीं मिली, तो सारी चाबियों के ऊपर RFID टैग्स लगा लो और अपने पास एक एप्लीकेशन रख लो जो आपको चाबी खुद बता दे भाई मैं यहाँ पर हूँ। The radio frequency technology has been initially introduced for identifying and tracking objects. एक ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए यूज होता है। ऐसे इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैंने फेसबुक पे देखी थी, किसी ने एक पोस्ट लगाई हुई थी। उनके एयर डॉट्स थे जो कि उन्होंने इसके ऊपर एक RFID टैग लगाया हुआ था। अब क्या हुआ कि उन्होंने अपने पुराने कपड़े, वो रहती थी मुल्क से बाहर, उन्होंने अपने पुराने कपड़े यहाँ पाकिस्तान में भेजे, ऐसी बस भेज दिए किसी इदारे के थ्रू। और जिस बॉक्स में उन्होंने कपड़े पैक करे थे उस बॉक्स में उनकी छोटी बेटी ने उनके ईयरडॉस डाल दिए थे। अब वो ढूंढ रही हुई, घर में नहीं मिल रहे, लेकिन अब वो एप्लीकेशन के थ्रू उनके मोबाइल पे आई उसकी लोकेशन के, वो जो एयर डॉट्स हैं वो पाकिस्तान के किसी घर में इस सिटी के अंदर मौजूद है। उसके ऊपर लोकेशन वगैरह सब उनकी शेयर हो रही थी, और ये था कि उसकी बैटरी डाउन होने वाली थी, तो RFID टैग ने उनको एटलीस्ट इतना बता दिया जो घर में ढूंढ रही थी वो चीज उनकी घर पे नहीं है, बल्कि वो उनकी पैक होके जा चुकी है सामान के साथ पाकिस्तान, और वो शायद मस्कत वगैरह कहीं रहती थी। तो RFID टैग का ये फायदा है कि आपकी कोई चीजें जो हैं ट्रैक हो सकती हैं। द पैसिव टैग्स डोंट हैव अ पावर सोर्स बैटरी। पैसिव टैग्स अगर हम लगाते हैं उसमें पावर सोर्स बैटरी नहीं होती, थस कैन नॉट ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन ऑन देयर ओन। तो ये जो है डाटा को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जबकि एक्टिव टैग्स क्या होता है, इनकी अपनी ओन बैटरी होती है, दे कैन ब्रॉडकास्ट डाटा कंटिन्यूसली, और ये डाटा ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। फिर एक होते हैं BAP टैग्स, समटाइम्स नोन एज सेमी पैसिव और सेमी एक्टिव। दीज टैग्स हैव एन इंटरनल बैटरी, दे रिस्पॉन्ड आफ्टर रिसीविंग सिग्नल्स। अगर इनको सिग्नल मिलता है तो ये रिटर्न के अंदर आपको आंसर करते हैं। ये हम शॉर्ट रेंज का ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पर RFID की आपके पास रेंज बढ़ गई, अब इसकी रेंज जो है उसके मुकाबले में ज्यादा है जो पहले वाले की थी। पावर कंजप्शन इसकी इतनी नहीं है कि उन्होंने बताया कि कुछ जो है इसके अंदर बैटरी वाले हैं और कुछ एक्टिव हैं कुछ पैसिव हैं, और इसकी रेंज डिस्टेंस वाइज भी ज्यादा है, 100 मीटर से 1 किलोमीटर तक ये डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। देन वी हैव ब्लूटूथ। ब्लूटूथ की रेंज जो है इससे कम है। ये क्या पढ़ रहे थे हम, RFID की ज्यादा है और ब्लूटूथ की कम है। वो देखते हैं ना मोबाइल साथ में ही रखा हो तो ब्लूटूथ होता है, लैपटॉप है या मोबाइल है डाटा ट्रांसफर कर देते हैं। मैं इसको पूरे पैराग्राफ को रीड करके नहीं बता रही क्योंकि लमसम आपको समझ में आ गया कि इसका, इसकी रेंज, इसकी पावर कंजप्शन, इसका डाटा ट्रांसफर रेट ये। Z-Wave is a wireless protocol architecture developed by Zensense and promoted the Z-Wave Alliance. ये भी एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी ही है जो कि इतनी ज्यादा यूज में नहीं आई, इसलिए इसका इतना काम नहीं है। आप इसकी रेंज वगैरह देख लें किस तरह होती है। इसका ऑपरेटिंग डिस्टेंस ज्यादा है, 30 मीटर तक है, और कुछ इसके यहाँ पे लिखी हुई रीजंस के इसको Z-Wave को क्यों रिकमेंड किया जाता है, लेकिन मैंने कहीं सुना नहीं है कि ये यूज हो रहा हो। आप लोगों की नॉलेज में हो तो मुझे बताइएगा। वाईफाई की बात कर लेते हैं। वाईफाई हर किसी को चाहिए होता है, वाईफाई के बगैर तो बस, अगर पढ़ना ना भी हो तो भी वाईफाई चाहिए होता है। जिनके घरों में कोई पढ़ता लिखता नहीं है वाईफाई उनके घरों में भी है। वायरलेस फिडिलिटी इज नोन एज वाईफाई, और ये IEEE का स्टैंडर्ड है। मोस्ट कॉमन वे टू कनेक्ट डिवाइसेस वायरलेसली टू द इंटरनेट, और इंटरनेट से मोस्ट कॉमनली डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं, और लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट इक्विप्ड विद वाईफाई। अब चाहे आपको कार्टून देखने हो, चाहे वीडियोस देखनी हो, मूवीज देखनी हो, या फिर अपना कोई काम करना हो, आपको वाईफाई की जरूरत है। द वाईफाई ग्रुप वर्किंग ऑन
लाइसेंस स्पेक्ट्रम। अच्छा जी, एक अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम के ऊपर ये काम कर रहा है। मेजर एडवांटेज over the other wireless technologies is the fact that Wi-Fi networks are very easy to establish, and thus IoT devices with Wi-Fi modules can have direct connection to the internet। तो IoT devices जो हैं वो directly internet से connect हो जाती हैं। इसका एक drawback क्या है? This technology which was at no means designed for IoT network। ये जो टेक्नोलॉजी है वाईफाई की, ये IoT नेटवर्क के लिए बनाई नहीं गई थी, लेकिन डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं और ये नेटवर्क डाटा ट्रांसफर करने का काम कर रही है, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। लेकिन इसकी पावर वाईफाई की ज्यादा इसको रिक्वायर होती है। रेंज इसकी ज्यादा है, 100 से 300 मीटर। अक्सर राउटर एक जगह पे लगा हुआ होता है, 2-3 फ्लोर के ऊपर आपका वाईफाई आराम से रन हो जाता है। डाटा ट्रांसफर रेट भी इसका ज्यादा है, लेकिन पावर कंजप्शन भी ज्यादा है। ये हमने सब क्या पढ़ी है? शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजीज पढ़ी है। तो आज के लेक्चर में, इस पार्ट में, लेक्चर नंबर 2 का ये पार्ट है, इसके अंदर मैंने इतना ही डाटा कवर किया है और आपको असाइनमेंट दिया है। असाइनमेंट में दोबारा आपके सामने ओपन कर रही हूँ। ये असाइनमेंट ओपन हो गया। क्वेश्चंस आप अपने पास नोट कर लें, बकायदा क्वेश्चंस आपको फिर शेयर कर दिए जाएंगे, लेकिन आप ये वीडियो जरूर देख लें। असाइनमेंट आज हमारे पास डेट है 21 अक्टूबर है, तो मैं कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं दूंगी असाइनमेंट सबमिशन का। बस 24 अक्टूबर तक आपको ये असाइनमेंट सबमिट करना है। 24 अक्टूबर। और आप गूगल क्लासरूम के ऊपर मैं क्रिएट कर दूंगी, आपको वहीं पे सबमिट करवाना है। ओके, तो आज का हम लेक्चर एंड करते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अल्लाह हाफिज। वैसे